हेलो बच्चों। अ, आज डेट है जून 6 2025 और आज एडिटोरियल डिस्कशन में हमारे पास 3 आर्टिकल हैं डिस्कस करने के लिए। जैसा पहला आर्टिकल है रीइमेजिनिंग द क्लासरूम। ये अमिता मुल्ला वटाल जी ने लिखा है। ये क्लासरूम ये जो आर्टिकल है, ये अभी रिसेंटली जो सीबीएसई का सर्कुलर आया था लैंग्वेज पॉलिसी को लेके, उस पे डिटेल डिस्कशन करता है। उसके बाद सेकंड आर्टिकल आता है हमारा सेंसस 2000 सर 2026 के ऊपर, अभी 2021 के ऊपर। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले ये डिक्लेयर किया है कि अब 2027 में सेंसस जो है वो कंडक्ट करने वाली है। तो अब यहाँ पे ये उसका क्या पॉजिटिव है, क्या अच्छी चीज़ें हैं उसकी, उस चीज़ को यहाँ पे उन्होंने बहुत ब्रीफ में, बहुत शॉर्ट में डिस्कस किया है। थोड़ा-सा यहाँ पे मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊँगा कि सेंसस 1931 के की डिटेल्स क्या थे, जो हमको याद रखनी चाहिए, जो आने वाले टाइम में हमको काम आ सकती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आता है हमारा तीसरा आर्टिकल। यहाँ पे डिस्कशन है इन्फेंट्री नीड एंड अपग्रेड एंड ग्राउंड फोर्सेस स्टिल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली 2 ऑथर्स हैं, उन्होंने लिखा है मिलके। इसमें अपने अपने दोनों ने बातें रखी हैं, जिसमें इन्होंने ये डिस्कस करना चाहा है कि टेक्नोलॉजी का इमर्जिंग रोल जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो आने वाले टाइम में वॉरफेयर और डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंट्रीब्यूशन और पार्ट होने वाली है वॉरफेयर का। तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे और ओवरव्यू लेके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को, दैट इज़ रीइमेजिनिंग द क्लासरूम। तो ये जो अमिता मुल्ला वटाल जी जो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डीएलएफ फाउंडेशन स्कूल की और स्कॉलरशिप प्रोग्राम की। तो अब इनका क्या कहना है कि बेसिकली अभी रिसेंटली हुआ क्या था, सीबीएसई ने कभी लास्ट टाइम अभी लास्ट मंथ एक सर्कुलर रिलीज करा था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि सारे स्कूल्स को अब मैंडेटरी है कि वो मदर टंग बेस्ड इंस्ट्रक्शन जो है फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी स्टेजेस ऑफ स्कूल में, मतलब जो प्राइमरी स्कूलिंग होती है, वो प्राइमरी स्कूल की स्टेज पे बच्चों को उनकी मदर टंग में ही एजुकेशन मिलने का या एजुकेशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी वो अवेलेबल कर पाए। तो यहाँ पे उन्होंने उस पे एक एनालिसिस दिया है कि ये जो सर्कुलर है जो सीबीएसई ने निकाला है स्कूल्स के लिए, ये कई लेवल्स पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट द प्रॉब्लम पार्ट, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि ये जो इसका बैकग्राउंड है, ये लैंग्वेज मदर टंग में जो प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो सिस्टम है, ये कहाँ से निकल के आया, इसमें कहाँ क्या-क्या प्रोविज़न थे। तो सबसे पहले इसमें कोठारी कमीशन आया था 1964 में, देन 1968 में एक नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन बनाई गई थी, देन 1993 में यशपाल कमेटी बनाई गई थी, देन 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये एनसीईआरटी गाइडलाइंस निकालता है, उसको बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। इन्होंने यूनेस्को, एनसीईआरटी और बहुत सारे ग्लोबल डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इन सब के साथ ये बात करी है कि इन सारी जितने भी हमने कमीशन गाइडलाइंस पॉलिसीज देखी, कमिटीज देखी, इन सब ने एक चीज कॉमनली जो हाईलाइट करी है, वो ये थी कि फाउंडेशनल ईयर्स मतलब 3 to 8 ईयर्स का जो एज ग्रुप होता है बच्चों का, उसमें बच्चों को मदर टंग, उनकी जो मदर टंग है, उस मदर टंग में ही एजुकेशन प्रोवाइड या लर्निंग प्रोवाइड करने के प्रोविजन होना चाहिए, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बने। एनसीएफ 2023 जो एनसीईआरटी ने निकाला था, उसमें इन्होंने स्कूल्स को डायरेक्ट भी किया था कि ये जो ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं बच्चों को प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करने की, उस प्रोसेस को और स्ट्रक्चर्ड बनाए, एक्सप्लिसिट बनाए और उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। बहुत सारी स्टडीज़ हैं, जो ये शो करती हैं कि बच्चे जो होते हैं, ये उनकी लर्निंग सबसे बेस्ट होती है जब उनको उनकी होम लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे उनको एक इमोशनल सिक्योरिटी और एक रिटेंशन मतलब कंसेप्ट का रिटेंशन करने में, हैंडल करने में या एक्सेप्ट करने में और हेल्प मिलती है। जब ये चीज़ आर्ग्यू भी की जाती है कि लर्निंग किसी अनफेमिलियर लैंग्वेज में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है या लर्निंग दी जाती है, तो वो बच्चों को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से डिस्कनेक्ट कर देती है, जिससे क्लासरूम पार्टिसिपेशन जो है वो रिड्यूस होने लगता है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डिले होने लगती है और बच्चे जो है वहाँ पे स्कूल में एब्सेंट होने लगते हैं। तो पर्टिकुलरली वो जगह जहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज और डायलेक्ट जो है उन्होंने वहाँ पे हमने उनको साइट किया है, वहाँ पे यूज़ किया है, मतलब इन प्लेसेस वेयर ट्राइबल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स हैव बीन सेट असाइड, दिस स्टेप कैन पेव द वे टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक इक्विटी एंड एजुकेशनल जस्टिस। मतलब वो जगह जहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज, लोकल डायलेक्ट उनको साइडलाइन करके बच्चों को मेन स्ट्रीम में, अभी तक मेन स्ट्रीम लैंग्वेज या एक कॉमन लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती थी, जो उनकी लैंग्वेज नहीं होती थी, वहाँ पे बच्चों को जो प्रॉब्लम आती थी। तो अब ये वाला जो डायरेक्ट डिस्क्रिशन है, ये जो डायरेक्टिव है, ये बच्चों में लिंग्विस्टिक इक्विटी और एजुकेशनल जस्टिस अचीव करने में हेल्प करे।
ये एक एस्पिरेशनल पॉलिसी है ऑब्वियसली। ये जो ऑथर है, ऑथर का कहना है कि पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है, लेकिन ये पॉलिसी जो है इसमें इम्प्लीमेंट या एग्जीक्यूशन में अभी कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस ये हैं कि हमारा जो लर्निंग इकोसिस्टम है अभी वो काफ़ी फ्रेगमेंटेड है। स्कूल्स जो हैं उनको जो है लैंग्वेज पॉलिसी बना सकते हैं, मतलब इनका ये कहना है कि अगर इस पॉलिसी को वाक़ई में इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें सबसे पहले तो आपको सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और स्टेक होल्डर्स में यहाँ पे कौन-कौन आते हैं? स्कूल्स आते हैं, जिनको मदर टंग में वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, चिल्ड्रन आते हैं, चिल्ड्रन के पेरेंट्स आते हैं। ये 3 लोगों के जब कोऑपरेशन होगा, स्कूल्स इंक्लूड द टीचर्स देम्स आल्सो, तो ये 4 लोगों का जब कोऑपरेशन होगा तभी जाके ये पॉलिसी सक्सेसफुली एग्ज़ीक्यूट हो पाएगी। तो अब स्कूल्स जो हैं वो लैंग्वेज पॉलिसी तभी बना पाएँगे जब वो स्टूडेंट्स की होम लैंग्वेजेस का सर्वे कर पाएँगे। जैसे स्कूल्स में बच्चे जो हैं अलग-अलग जगह से आते हैं, अलग-अलग एरिया से माइग्रेट होके आते हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो दूसरे स्टेट्स के होते हैं। तो सबसे पहला काम जो होता है इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में, वो होता है कि हमको सबसे पहले तो मैपिंग करना होती है कि स्कूल में कितनी लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल में, ताकि उस हिसाब से उसके अरेंजमेंट करे जा सकें। बच्चों को टीचर्स अवेल कराए जा सकें, उनके पीरियड्स प्रोवाइड कराए जा सकें, उनके लिए बिना बर्डन कॉज़ करे पढ़ाई के अरेंजमेंट किए जा सकें। तो ये मैपिंग की पॉलिसी सबसे बड़ी होती है, ताकि वहाँ पे जब तक एक एक हमको एडिक्वेट स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये नहीं पता होगा कि उस स्कूल में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तब तक स्कूल लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, जो सीबीएसई ने करने के लिए बोला है। पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम वहाँ पे ज़्यादा एक्यूट या बड़ी होती है जो वहाँ पे जहाँ पे हेटेरोजेनस स्कूल होते हैं। जैसे अर्बन एरियाज़ जो होते हैं जहाँ पे कई आजू-बाजू वाले सराउंडिंग एरिया से या दूसरे स्टेट से भी लोग माइग्रेट होके आते हैं। वहाँ पे मदर टंग का यूज़ करना सिर्फ़ एक लैंग्वेज का एनफोर्समेंट नहीं है, लिंग्विस्टिक प्लुरैलिटी को एम्ब्रेस करना और बच्चों को विज़िबल बनाना। बच्चे जो अलग-अलग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आते हैं उनको विज़िबल बनाना, ये भी एक प्रायोरिटी होती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे जैसे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनसीईआरटी ये जो इनका फ्रेमवर्क है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये दोनों बाइलिंगुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन या स्ट्रॉन्ग बोलना चाहिए सपोर्ट टू होम लैंग्वेज विद सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ इंग्लिश। हमारी अभी तक जो पॉलिसी चली आ रही है उसमें मेन फोकस ये रहता है कि हम एटलीस्ट हमारे बच्चों को 2 लैंग्वेज सिखाएं, जिसमें एक तो कंपल्सरीली इंग्लिश हो और दूसरी जो होती है वो प्रेफरेबली एक होम लैंग्वेज होती है जिसमें बच्चे लर्निंग के लिए काफ़ी एडाप्ट हो और चीज़ों को जल्दी और अच्छे तरीके से सीख पाए। तो इंडिया में अक्रॉस द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश मीडियम एजुकेशन को बहुत बच्चों की सक्सेस का की पैरामीटर मानते हैं। हर पेरेंट्स आज की डेट में ये चाहता है कि उनका बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाए ताकि उसकी एजुकेशन और अच्छी से अच्छी हो। लेकिन ये जो एस्पिरेशनल मिसमैच जैसे अब जब बच्चों को मदर टंग में एजुकेशन दी जाएगी, तो सबसे पहले तो हमको पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि क्या वो वाक़ई में उस चीज़ से कंफर्टेबल हैं कि नहीं? और उनको कंफर्टेबल बनाना सबसे पहला स्टेप होगा इस पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने में, क्योंकि पेरेंट्स आज की डेट में इस बचपन से ही बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन या इंग्लिश टीचिंग में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि दिस इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट एंड सक्सेस पैरामीटर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पेरेंट्स को मनाना या पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेन जो बोलना चाहिए फाइनल जो बर्डन आता है, वो सबसे वो पहले आता है टीचर्स के ऊपर। टीचर्स आर द बिगेस्ट सक्सेसफुल की या बिगेस्ट की टू मेक दिस पॉलिसी सक्सेसफुल, क्योंकि पढ़ाने से लेके प्लान करने से लेके कन्वे करने से लेके डिलीवर करने तक सारी चीज़ें टीचर्स को ही करना है। लेकिन अभी टीचर्स जो हैं ये ऑलरेडी बहुत सारे बर्डन में दबे हुए हैं, उनको ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी करने होते हैं, जो ऑलरेडी अभी बाइलिंगुअल मॉडल चल रहा है उस बाइलिंगुअल मॉडल में ही वो बेसिकली टीच करते हैं, उसको ही पूरा करिकुलम उनको अकेले मैनेज करना होता है अपनी दम पे। तो उस केस में मल्टीलिंगुअल इंस्ट्रक्शन देना मदर टंग लैंग्वेज में, अलग-अलग मदर टंग लैंग्वेज में उस इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करना और उसको टीच भी करना। देखिए कन्वर्ट करना, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग किसी भी मटेरियल या किसी भी बुक को, और उस चीज़ को बच्चों को कन्वे करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। कोई एक टीचर अगर कोई एक कंसेप्ट इंग्लिश में पढ़ाने में कन्वर्ट कंफर्टेबल है या उसको प्रॉपर्ली कन्वे कर पाता है, तो इट माइट बी हार्ड फॉर दैट टीचर टू कन्वे दैट सेम थिंग इन एनी अदर लैंग्वेज। दूसरी लैंग्वेज में कन्वे करने के पहले उनको अपनी पीडागोजी की स्ट्रेटेजी जो है
वो थोड़ा-सा चेंज करनी पड़ेगी। पेडागोजी का मतलब होता है द स्किल, मतलब बच्चों को जो टीच करने का जो स्किल होता है, ट्रेनिंग करने का जो स्किल होता है, उसको पेडागोजी बोलते हैं। पढ़ाना सिर्फ़ एक नॉलेज का इम्पार्ट नहीं होता, सिर्फ़ नॉलेज देना, पढ़ाना नहीं कहलाता। नॉलेज किस तरीके से दिया जा रहा है और कैसे दिया जाएगा बच्चों को, उसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ऑल दिस इज़ पार्ट ऑफ द pedagogical strategy. And when you are telling or say speaking to teachers or डायरेक्टिंग द टीचर्स कि आपको अदर देन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, दूसरे बच्चे जो अदर मदर टंग में बोलते हैं, उनकी मदर टंग में भी वो कंसेप्ट समझाना है, तो बड़ा ही हार्ड हो जाता है टीचर्स के लिए। दे रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ टाइम एंड ट्रेनिंग दैट दे कैन लर्न हाउ टू इम्पार्ट और ट्रेन दैट कंसेप्ट और कन्वे दैट कंसेप्ट टू द चिल्ड्रन। तो इस केस में ये वाली जो सिचुएशन है, मल्टीपल लैंग्वेजेस को हैंडल करने की जो सिचुएशन है, लेसन प्लान बनाए का बनाओ, ये बड़ी ही डिफ़िकल्ट हो सकती है। ये ऑथर हैं, जो एडिटर हैं, उनका कहना है कि सबसे पहले तो हमको इमीडिएटली, जैसे सीबीएसई ने बोला है कि 2 महीने में ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिए, ये बहुत ही गलत तरीका है। उनका कहना है कि ये जो डिक्टेट दी है ना सीबीएसई ने, ये बहुत ही गलत डिक्टेट है। ये इम्प्लीमेंट करने का पूरा बर्डन तो टीचर्स के ऊपर आने वाला है। सो दे रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ टाइम, they require some sort of plan, they require some sort of training so that they can get perfect in basically imparting all the concept to the children in their mother tongue. अदरवाइज वो अभी एग्जिस्टिंग तरीके से या वो जिस तरीके से अभी पढ़ा रहे हो और जिस तरीके से बच्चों को थोड़ा बहुत जो भी समझा भी पा रहे हैं, वो समझाना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो टीचर्स के साथ हमने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लगा के रखी है करिकुलम डिलीवरी की। और यहाँ पे इसीलिए सिंस टीचर्स आर गोइंग टू बी द अफेक्टेड द मोस्ट, और अगर टीचर्स नेगेटिवली इफेक्ट होंगे तो बच्चे भी नेगेटिवली इफेक्ट होंगे। तो उस कंटेक्स्ट में इनका कहना है ऑथर का कि हमको यहाँ पे सीबीएसई से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन है, इम्पोजिशन की एक्सपेक्टेशन नहीं है। दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड ट्रेन अवर टीचर्स, दे शुड हेल्प अवर टीचर्स एंड दे शुड टेल द टीचर्स कि हाउ दे कैन कन्वे अ पर्टिकुलर कंसेप्ट और पर्टिकुलर सब्जेक्ट to the children in a way that they can understand even in their mother tongue with perfection. तो यहाँ पे एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करे बिना टीचर्स के ऊपर जो लोड बढ़ा दिया गया है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी प्रॉब्लमेटिक इन नेचर। तो यहाँ पे मल्टीलिंगुअल क्लास के लिए प्लान करने के लिए और टाइम एडिशन टू रेगुलर वर्क करना पड़ेगा। मतलब टीचर्स जो ऑलरेडी वर्क करते हैं उसके साथ साथ में उनको एक एडिशनल हमको सपोर्ट या ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। ये 2 महीने की बात नहीं है कि 2 महीने में सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी और आपने उसको सक्सेसफुल बना दिया। वी रिक्वायर एम्पैथी, टाइम एंड ट्रस्ट विथ आवर टीचर्स। मदर टंग बेस्ड एजुकेशन जो होती है, ये ग्लोबल लर्निंग क्राइसिस जो भी चल रही है, जिसमें बच्चों की एक अंडरस्टैंडिंग चीज़ों को लेके प्रॉपर नहीं बनती प्रैक्टिकल लेवल पे, वो ऑब्वियसली मदर टंग बेस्ड लैंग्वेज पॉलिसी से सॉल्व होगी काफ़ी हद तक, उससे इम्प्रूवमेंट भी आएगा। लेकिन इसको सक्सीड होने के लिए सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऑथर बोलते हैं कि सीबीएसई और स्टेट के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सर्कुलर और कंप्लायंसेस से आगे बढ़ना पड़ेगा। इनको पॉलिसी और प्रैक्टिस के बीच में जो गैप है, उसको फिल करने के लिए दोनों को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना चाहिए। उनका कहना है कि स्कूल्स जो हैं उनको 2 से 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड देना चाहिए। इसमें सबसे पहले इनको ओरल एक्सपोज़र दिया जाना चाहिए स्कूल्स को कि वो कैसे मल्टीलिंगुअल क्लास को मैनेज करेंगे। क्लासरूम लेवल की प्लानिंग करना पड़ेगी, लैंग्वेज मैपिंग करना पड़ेगी क्लासरूम्स की अक्रॉस द कंट्री। मल्टीलिंगुअल लेसन प्लान्स बनाने पड़ेंगे कि अलग-अलग लैंग्वेज में किसी एक सब्जेक्ट को कब कैसे पीरियड लिए जाएँगे, कितने पीरियड लिए जाएँगे, कौन-सा टीचर लेगा, कैसे लेगा, कितने टाइम देगा। डिफरेंशिएटेड असेसमेंट करना पड़ेंगे क्योंकि आप एक ही बच्चे का पेपर 2 बच्चों का पेपर मान लीजिए 2 लैंग्वेज में एक ही सब्जेक्ट का एक पेपर अलग-अलग लैंग्वेज में ले रहे हो, तो 2 बच्चों को आप सेम पैरामीटर पे जज कैसे करोगे जो अलग-अलग लैंग्वेज पे पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं। रिसोर्स किट और टीचिंग एड भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें 2 से 3 साल का टाइम लेगी और जब ये सारी चीज़ों का ख्याल रख के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तभी ये पॉलिसी के सक्सेसफुल होने के चांस रहेगी। और ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंटली अर्बन स्कूल्स में करना पड़ेगा, स्पेशली मेट्रोज़ में, जहाँ पे इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन और कल्चरल प्लुरैलिटी जो है, ये बहुत हाई है। सिटीज़ जैसे कि जैसे हमारा अर्बनाइज़ेशन और इंडस्ट्रियलाइज़ेशन बढ़ता जा रहा है, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट कर रहे हैं, इवन अर्बन एरिया से एक छोटे अर्बन एरिया से बड़े अर्बन एरिया में माइग्रेट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना पड़ेगा, ये चीज़ें यहाँ पे अर्बन स्कूल्स के लिए दिखने वाली बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। तो यहाँ पे हमको एक यूनिफ़ॉर्म पॉलिसी, वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगी कि आपने पूरे इंडिया के लिए एक पॉलिसी बना दी और सारे स्कूल्स को बोल दिया कि आप ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिए। यहाँ पे हमको
कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हैंडलिंग सेंसिटिव करनी पड़ेगी कि अलग-अलग रीजन में जो अलग-अलग जो मैप है, अलग-अलग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसके हिसाब से पॉलिसी जो है वो बनाई जाए और इम्प्लीमेंट करी जाए। लास्टली ये ऑथर बोलते हैं कि पॉलिसी का पोटेंशियल तो बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन में क्लैरिटी जब तक नहीं होगी, तब तक ये पॉलिसी सिर्फ सिंबॉलिक बनी रहेगी और आने वाले टाइम में बच्चों को और ज़्यादा तकलीफ देगी, जो ऑलरेडी ट्रबल्ड है अभी जो चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में उससे। इसके बाद आता है सेकंड आर्टिकल मोर देन स्टेट्स। अभी रिसेंटली जो हमारा सेंसस जो 2021 में कायदे से होना चाहिए था, लेकिन कोविड की पेंडेमिक के कारण डिले हो गया था, तो गवर्नमेंट ने अब फाइनली अनाउंस किया है कि अब वो सेंसस कब होगा उसकी उन्होंने डेट जो है वो रिलीज़ करी है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेट रिलीज़ जो करी है उसमें उन्होंने ये बोला है कि ये मार्च 2027 में 1 मार्च 2027 को ये कट ऑफ डेट लेके सेंसस जो है वो रिलीज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे ये आर्टिकल ये डिस्कस करना चाहता है कि सेंसस की इम्पोर्टेंस क्या होती है। जैसे पहली बात तो उन्होंने ये बोला है कि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने काफ़ी स्टेप्स लिए हैं कि वो गवर्नमेंट हाउस होल्ड लेवल पे जो भी डाटा होता है उस डाटा को कलेक्ट करते रहे। क्योंकि डाटा का कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट को ये जानने के लिए कि अभी प्रेजेंटली कंट्री में क्या चल रहा है और उस चीज़ को कैसे जो है इम्प्रूव किया जा सकता है, पॉलिसीज़ अच्छी से अच्छी और कैसे बनाई जा सकती है। तो अभी गवर्नमेंट ने दो 2022-23 और 23-24 में 2 हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे करे थे, जिसमें उन्होंने ये देखा था कि हाउसहोल्ड जो है, वो क्या कंज़्यूम कर रहा है, कितना कंज़्यूम कर रहा है, कितना एक्सपेंडिचर उनका बेसिक नीड्स के लिए हो रहा है। देन उसके बाद पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के एस्टिमेशन के लिए उन्होंने एक बेसिकली एक सर्वे किया था। ये सर्वे जो है हाउसहोल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कंट्री में पॉवर्टी कितनी है और इनइक्वालिटी कितनी है, इसका भी एक अंदाज़ा देती है। देन इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लेबर फोर्स सर्वे भी जो है उसको भी अपडेट करा है, नया रीस्ट्रक्चरिंग करा है जिसमें आपको मंथली एस्टीमेट निकालेंगे कि मंथली बेसिस पे कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं और कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। इससे पॉलिसी मेकिंग को और इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। एंड लास्टली यहाँ पे रिसेंटली अब उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया है कि अब हम ये जो डिलेड सेंसस है उसके लिए भी उन्होंने डेट यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है, बता दी है। हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ था ये मार्च 2011 में हुआ था। तो उसके बाद से अब नियरली 15 साल हो गए कि हमको हमारा डाटा जो है वो पता चले कि हमारे यहाँ कितना जो है चेंजेस आ चुके हैं पॉपुलेशन में, डेमोग्राफी से रिलेटेड, यंग एज पॉपुलेशन कितनी है, ओल्ड एज पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो कितना है, कितना लोगों के पास कितने किस एरिया में कितने बच्चे लोग कर रहे हैं। ये सारा डाटा जो है ये 15 साल से अब तक गैप है और 15 ईयर इज़ अ वेरी ह्यूज पीरियड, जिससे हमारी कंट्री की पूरी कंडीशन जिसमें चेंज नियरली हो जाती है। तो सेंसस 2027 जो है ये 2 फ़ेजेज़ में होगा। 2026 में 1 फ़ेज़ होगा और दूसरा फ़रवरी 2027 में 1 फ़ेज़ होगा और 1 मार्च 2027 को जो 12 बजेंगे रात में जिस टाइम पे ये 1 मार्च स्टार्ट होगा, वो रेफ़रेंस डेट रहेगी पॉपुलेशन सेंसस के लिए। इस सेंसस की एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक और यूनिक चीज़ है, ये 1931 के बाद से पहला सेंसस है, जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के अलावा या उनके भी बियॉन्ड जो अदर कास्टेज़ हैं, उनका भी डाटा कलेक्ट किया जाएगा और रिलीज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आगे चल के हमको कास्ट से रिलेटेड क्या-क्या चेंजेस आए हैं पिछले नियरली 100 साल हो रहे हैं नियरली, तो उसका भी हमको डिटेल्ड एक इवैल्यूएशन करने के लिए मिलेगा। ये जितना भी सेंसस होता है, ये सेंसस कई सारे सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे डाटा कलेक्ट करता है, जिससे हमारी कंट्री में पिछले 10 सालों में क्या-क्या चेंजेस आए हैं, क्या-क्या नीड अराइज़ हुई हैं, उन सारी चीज़ों का हमको पता लगाने में हेल्प मिलता है। और ये गवर्नमेंट एजेंसीज़, प्राइवेट कंपनीज़, ये सारे लोग यूज़ करते हैं इसका अपनी पॉलिसीज़ और स्ट्रैटेजी बनाने में, जिससे हमारी पॉलिसी मेकिंग इम्प्रूव होती है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे अब यहाँ पे ये जो आर्टिकल मैंने ये जो सेंसस वाला आपको पार्ट बताया, इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है। ये सेंसस ऑफ 1931 जिसकी मैं बात कर रहा था, ये सेंसस ऑफ 1931 के की टेकअवेज़ क्या थे? ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आगे चल के मेंस की आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे उस टाइम पे आज की डेट में हमारी पॉपुलेशन समव्हेयर अराउंड 140 करोड़ है। 1931 का जो सेंसस हुआ था उसमें इंडिया की अनडिवाइडेड इंडिया की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी। उस टाइम वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम थी, दैट इज़ 185 करोड़। इतनी ही पॉपुलेशन उस टाइम पे 1931 में वर्ल्ड की थी। तो मतलब लगभग 1/6 ऑफ पॉपुलेशन जो थी, अराउंड 16% पॉपुलेशन उस टाइम इंडिया में रहा करती थी। उस टाइम इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी ये 85% पर स्क्वायर किलोमीटर थी। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, आपको खुद से सर्च करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो को लिख के बताना है कि इंडिया की आज करंटली जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ऑल इंडिया वो कितनी है।
तो 1931 में इट वाज़ 85% पर स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया में उस टाइम जो रिकॉर्डेड डायलेक्ट्स थे दैट वर 225 डायलेक्ट्स उस टाइम पे बोले जाते थे। ये लास्ट सेंसस था, ये पहला सेंसस था 1931 में, जहाँ पे लास्ट सेंसस था 1931 में, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बियॉन्ड भी जो ट्राइब्स या कास्टेज़ होती थी मेनली, उनका पूरा का पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किया गया था और ये किसने बना था या किसने किया था? जॉन हेनरी हटन ने। इनका नाम प्रीलिम्स में पूछा जाता है, इसलिए आप ये नाम जो है वो याद रखिएगा, जिन्होंने ये लास्ट का कास्ट सेंसस इंडिया में किया था। तो यहाँ पे कुछ एक चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट में ये दिया हुआ है कि स्टेट वाइज़ हमारे यहाँ मेजर कास्टेज़ जो थी वो कौन-कौन सी कास्ट थी और उसके बाद मेजर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी थी, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये चार्ट आप ज़रूर देखिएगा, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंटली, स्पेशली इफ यू हैव ऑप्शंस ऑफ सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी। तो वहाँ पे ये जो चार्ट है ये वाला कि उस टाइम मेजर रिलीजियस ग्रुप की पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, वो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज़ रिलेटेड टू डिफेंस। तो यहाँ पे डिस्कशन क्या है, यहाँ पे दो दो ऑथर्स हैं। पहले हैं यहाँ पे हमारे मनोज जोशी जी। मनोज जोशी जी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन नाम का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसके फेलो हैं। और दूसरा यहाँ पे एक है मनोज के छन्नन जी। इन्होंने ये बेसिकली लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं इंडियन डिफेंस में, इंडियन आर्मी में। तो इन दोनों ने अपना एक एनालिसिस दिया है। अभी एनालिसिस को डिटेल में नहीं भी पढ़ेंगे पूरा तो चलेगा, बट यहाँ पे एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों क्या बात ढूँढने की कोशिश कर रहा है। अभी रिसेंटली हुआ क्या था, जैसे मनोज जी का कहना है कि दिस इज़ अ 1914 जो है, दिस इज़ अ 1914 वर्ल्ड वॉर 1 मूवमेंट फॉर वर्ल्ड अगेन। तो वर्ल्ड वॉर वन में उस टाइम ऐसा क्या हुआ था, पहली बार मशीन गन का यूज़ स्टार्ट हुआ था और मशीन गन के यूज़ से जो वॉर का जो नेचर था वो पूरा का पूरा चेंज हो गया था। मतलब जिन कंट्रीज़ के पास मशीन गन थी, वो इमीडिएटली वहाँ पे अपर हैंड उन्होंने गेन कर दिया था और वॉर जीतने में उनको वहाँ पे हैंड मिली थी या दूसरी कंट्रीज़ को हराने में वहाँ पे हेल्प मिली थी। दिस इज़ द सेम मोमेंट राइट नाउ। अभी रिसेंटली क्या हुआ था, हमारे यहाँ अभी ऑपरेशन स्पाइडर वेब हुआ था यूक्रेन और रशिया के बीच में। तो यूक्रेन ने ये ऑपरेशन करके कुछ ड्रोन्स रशिया के अंदर भेज के उनके कुछ 20 टू 30 जो एयरक्राफ्ट हैं, बड़े एयरक्राफ्ट हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये ड्रोन्स जो हैं ये बहुत ही लो कॉस्ट होते हैं, लो कॉस्ट वेपन होते हैं, ये सुसाइड वेपन की तरह काम करते हैं। वहाँ पे जाते हैं, बहुत प्रिसाइजली लोकेट करते हैं, अनडिटेक्टेड चलते हैं, इनको ढूंढ पाना भी बड़ा मुश्किल होता है। ये बहुत छोटी छोटी जगह पे छुप जाते हैं, किसी भी ट्रक के अंदर, किसी भी कहना चाहिए ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर, और उसके बाद वहाँ पे ये डिस्ट्रक्शन कॉज़ करते हैं, जैसे ही अपनी लोकेशन पे या टारगेट पे पहुँच जाते हैं। स्पाइडर वेब जो है यूक्रेन ने इसके पहले भी एक ऑपरेशन कंडक्ट किया था, जहाँ पे 2022 में उनकी एक गाइडेड मिसाइल थी, मतलब ब्लैक सी में एक एंटी शिप मिसाइल थी यूक्रेन की। उसने रशिया के क्रूज़र मॉस्कवा को, गाइडेड मिसाइल क्रूज़र मॉस्कवा को ब्लैक सी में किल कर दिया था या डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो यूक्रेनियंस जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, उनके पास मैन पावर की कमी है, उनके पास फंड की कमी है, फाइनेंस की कमी है, वेपन्स की कमी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो वाइज़ यूज़ कर रहे हैं, इतने बड़े एनिमी से डील करने में, इतने बड़े एनिमी से फाइट करने में, ये कहीं न कहीं ये इंडिकेट करता है कि आने वाले जो वॉरफेयर है, ये मैन पावर पे नहीं चलेंगे या सोल्जर्स पे कम चलेंगे और टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा चलेंगे। जैसे कि ड्रोन्स हो गए, ड्रोन्स में भी जैसे पर्सन व्यू ड्रोन हो गए। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन होते हैं, इसमें जो ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर ड्रोन में लगे हुए कैमरे से ऑपरेट करता है, ड्रोन को ले जाता है सही डायरेक्शन में और जहाँ पे उसको टारगेट करना होता है वहाँ पे एक्यूरेटली और प्रिसाइजली टारगेट करता है। और ये ऑपरेटर जो होता है ये अपनी कंट्री में ही बैठा होता है, जहाँ पे उसको ढूंढ पाना भी बड़ा हार्ड होता है कि वो कहाँ से ड्रोन को ऑपरेट कर रहा है। तो इस केस में ये जो एफपीवी ड्रोन्स हैं, ये एफपीवी ड्रोन्स की हाई एक्यूरेसी के कारण ये आगे चल के बहुत बड़े एसेट बनने वाले हैं कंट्रीज के लिए, जहाँ पे ये इन्फेंट्रीमैन जो है उनको उनको सपोर्ट या कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और कॉम्प्लीमेंट क्या करेंगे, मनोज जोशी जी का कहना है कि आने वाले टाइम में अगर कंट्रीज ने ये टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, फाइबर ऑप्टिक केबल, ये जैमिंग टेक्नोलॉजी, ये एयर सर्विलेंस, इनको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, तो उस केस में ये जो आर्मी या मिलिट्री पर्सनल्स हैं इनकी जस्ट कैजुअलिटी होगी। वी आर नॉट गोइंग टू विन द वॉर। मतलब मैन फोर्स या सोल्जर्स के बेस पे अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगर आप वॉर जीत लेंगे, कि आपके पास बहुत सारे सोल्जर्स हैं, बहुत सारे टैंक्स हैं, बहुत सारे मिसाइल्स हैं, तो आप गलत फहमी में हैं। मतलब गलत फहमी में इसलिए हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी इतने
इस सिस्टमैटिक तरीके से ये मैन पावर को किल करेगी कि उस केस में आपका वॉर जीतना बड़ा ही डाउटफुल हो जाएगा। तो इस केस में आगे चल के ये मनोज जी बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि मनोज जी बोल रहे हैं ऐसा कि ये मैं ये नहीं बोल रहा कि इन्फेंट्री जो है मतलब जो आर्म्ड फोर्सेस होती हैं जो ग्राउंड पे जाके लड़ती हैं रियल में, उनकी नीड या उनकी सिग्निफिकेंस खत्म हो जाएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी के बिना ये एकदम इनकम्प्लीट होंगे या लिम्बलेस टाइप के होंगे, जहाँ पे इनको ब्रेक करना बड़ा ही ईज़ी हो जाएगा और हराना बड़ा ही ईज़ी हो जाएगा। तो अब इनको हमको टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फ्यूचर जो रहेगा, वो फ्यूचर में ये वॉर में बहुत सारे इश्यूज़ या चैलेंजेस फेस करेंगे। सिमिलरली मनोज के छन्नन जी, जो ये बोलते हैं कि वो बात सही है, उनका ये भी ये मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन स्पाइडर वेब जो है, ये डेमोंस्ट्रेट करते हैं कि आगे चल के इन्फेंट्री और आर्मर्ड कॉर्प्स जो हैं, उनको टेक्नोलॉजी तो अडॉप्ट करनी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आके बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करेगी। इसने बहुत सारी कंट्रीज़ के गैप जो है वो आइडेंटिफ़ाई करके बताए हैं कि कंट्रीज़ में किन-किन जगह पे गैप रखती हैं जिसको टेक्नोलॉजी आराम से ब्रीच करके आपको किल कर सकती है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। उनका कहना है कि बेसिकली जब टेक्नोलॉजी से आप किसी के बड़े छोटे लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी से आप किसी कंट्री के बड़े इक्विपमेंट, बड़े वेपन्स, एयर फोर्स, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इन सबको किल कर देते हो या डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो उस कंट्री का जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो आधी तो वहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन अभी भी कुछ जगह हैं जहाँ पे मिलिट्री वेपन्स या जो सोल्जर्स हैं उनकी ज़रूरत बनी रहेगी। सोल्जर्स आर नॉट गोइंग टू बी रिप्लेस्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी। जैसे पर्टिकुलरली उन जगह पे जहाँ पे टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड जो है बहुत खराब होता है, वहाँ पे आप मैन पावर को रिप्लेस इतने ईज़िली नहीं कर सकते। जैसे सियाचिन ग्लेशियर की हम बात करें तो सियाचिन ग्लेशियर एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्लाइमेट बहुत एडवर्स और एक्सट्रीम होता है और ड्रोन्स जो है वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। इवन प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स जो हैं वो कंप्लीटली वहाँ पे 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। सो सिर्फ वो लोग या ऐसे सोल्जर्स जो क्लाइमेट के लिए बहुत एक्लिमेटाइज्ड हैं, बहुत अच्छे से ट्रेन्ड हैं इन टेरेन या इन क्लाइमेट पे डील करने के लिए या फाइट करने के लिए, सिर्फ यही लोग यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँगे और फाइट को मेंटेन कर पाएँगे। सिमिलरली सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसको प्योरली एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहिए है तो ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। ग्राउंड लेवल के जो सोल्जर्स हैं जो लोगों की या टेररिस्ट की एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, उनके मूवमेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं। ये चीज़ टेक्नोलॉजी कभी नहीं कर पाएगी और वहाँ पे लोगों का मतलब सोल्जर्स का बने रहना बहुत ज़रूरी है। सो टेक्नोलॉजी इज़ ऑब्वियसली गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट द सोल्जर्स बट इट इज़ नॉट गोइंग टू रिप्लेस इट। बट दोनों ही एक चीज़ मनोज जोशी जी और मनोज के छन्नन जी दोनों ही एक चीज़ कॉमनली बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं कि यस आने वाले टाइम में अगर कोई आर्मी अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रही है या कॉम्प्लीमेंट्री इक्विप नहीं कर रही है, तो उस केस में वो अपने लिए खुद के लिए वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। वो अपने आप को हराने की या हारने की खुद की रेडीनेस या तैयारी कर रही है। तो उस केस में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू वर्क ऑन कि आर्मी इन्फेंट्रीमैन को टेक्नोलॉजी से इक्विप किया जाए और अच्छे से ट्रेन किया जाए। So I hope these three articles are clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Other than that, we have a Telegram channel जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Do join that channel for regular updates from us. एंड अपार्ट फ्रॉम इट 10 जून से हमारा जो है जीएस का फुल फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है बहुत ही अफोर्डेबल एंड नॉमिनल प्राइस पे बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम अ बर्डन ऑन योर फैमिली एंड योर फाइनेंसेस। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों की साल भर में इंटीग्रेटेड तरीके से तैयारी करेंगे बहुत ही चीप और अफोर्डेबल कॉस्ट पे। एंड द लास्ट थिंग इज़ ये जो कोर्स है, ये कोर्स जॉइन करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे 8962291192 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप या कॉल करके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।